जय हिंद साथियों, राजक्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में बात करेंगे हम लोग जो क्लास 10th वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, उन्हीं के लिए वीडियो। दोस्त, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे क्लास 10th की जो हिंदी है, गोधली भाग 2, उसी का चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसी के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में मेरे दोस्त बात करेंगे। बहुत कमाल की टॉपिक होगी, बहुत बेहतरीन इसका आंसर है, बहुत सटीक है, जो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सी भाषा के अनुसार इस आंसर को लिखा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो पहले हम लोग समझते क्या है जो श्रम विभाजन, जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इनके लेखक है डॉक्टर यानी भीमराव अम्बेडकर। इनके लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अम्बेडकर। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों इसमें से हो जाएगा। ठीक है, समझते क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। अब से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या होगा? महू, उत्तर प्रदेश। एक ऑब्जेक्टिव हो रहा है। एक और ऑब्जेक्टिव कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंक्लूजन आपको मिलेगा ना, बहुत सटीक मिलेगा मेरे दोस्त, जिससे आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियोस देख लेते हो तो आपकी इससे ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो जाएगी, और सब्जेक्टिव तो मैं गारंटी ही देता हूँ उससे आएगा ही आएगा। दो क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमारे साथ पूरा बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजे के साथ हम लोग हिंदी को पढ़ते चलेंगे, आपको पूरा डिटेल्स मिलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं इस पार्ट में बाबा साहब के विख्यात भाषण, यानी जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब है उनके एक विख्यात भाषण है। भाषण का नाम क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जो ललाई सिंह यादव द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण जाति वेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तुरक मंडल, यहाँ से आपको है क्वेश्चन पूछा जाएगा जाति पाति तुरक मंडल कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था मेरे दोस्त। वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, यही भाग लिया था। बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर है उनका निधन हो गया था 1956 ईस्वी, और दिल्ली में इनका हो गया था निधन। तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो 1956 में कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, ये तो उनकी कुछ डिटेल्स थी। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रश्न को, जो बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, बहुत विविध है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस के लिए। तो इस आंसर को हम लोग समझते चलेंगे। लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हैं। जो लेखक है एक विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। विडंबना की बात क्या करते हैं कि जो अभी का कलयुग चल रहा है, इस युग में भी जातिवाद यानी जाति पाति जो करता है, इसमें इसके भी पोषकों की अभी कमी नहीं। बहुत सारे ऐसी भेदभाव करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, जिसका स्वरूप है जाति प्रथा। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, बहुत ही लाजवाब आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में लेखक क्या तर्क देती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी आधुनिक कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? इनकी जो जातिवाद उसमें एक तर्क देते हैं, इसकी प्रमुख आपत्तियां क्या है? क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है, यानी इस पर अपनी आपत्ति को व्यक्त कर रहे हैं लेखक। क्या है आपत्ति? कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, यानी श्रम विभाजन तो हो रहा है मेरे दोस्त, और साथ ही साथ क्या हो रहा है? तो श्रमिक विभाजन भी हो रहा है। ठीक है, यानी भारत की जाति प्रथा की दूसरी विशेषता यह है कि, यानी भारत की जाति प्रथा है, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देता है। एक दूसरे को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति भारत समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि
यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी किसी को रुचि पर आधारित नहीं है कि वह किस जाति का हो जाएगा, यह सब तो कोई रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण और माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा का निर्धारित कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे होता ही क्या है, जो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं इसमें जाति का बंटवारा तो हम लोग बच्चे को पैदा होने से पहले उसकी जाति के बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन ये सब उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा मेरे दोस्त। यानी बच्चा पैदा होने से पहले उसके गर्भ में ही उसको डिसाइड कर दिया जाता है कि यह किस जाति का है। ठीक है मेरे दोस्त, इसी के बारे में इसमें बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटर इंपोर्टेंट कीजिएगा, सब इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। जो हिंदू धर्म में हम लोग रहते हैं इसमें किसी पेशा को चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसके पैतृक पेशा न हो। यानी किसी का जो पैतृक कहने का मतलब क्या है, यूँ बाप दादा का जो पेशा होता है ना, क्या जो जाति का है पहले होता था वही उस पेशा को यूज करता था, ऐसा कह रहा है कि अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी प्रमुख प्रत्यक्ष में क्या कह रहा है कि अब जिस जाति का हो उसी के अनुसार से पहले कार्य को बांटा जाता था, तो उसके विरुद्ध कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है यहाँ का समाज। इसलिए कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई रहेगी, यानी बनी हुई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? क्या है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा को मानता है। यानी गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को लेखक यहाँ पे बताता है, यानी मानता है, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ करते हैं। यानी कुछ कार्य को रुचि के साथ करते हैं और जिस काम में दिल और दिमाग नहीं लगेगा तो कोई सफलता कैसे प्राप्त करेगा। यानी यहाँ पे अगर से दिल और दिमाग किसी कार्य में नहीं लगेगा तो सफलता प्राप्त होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना श्रम विभाजन उतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को ही एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है जो निम्नलिखित है। जाति के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक होता है, यह बेरोजगारी को बढ़ाता है और रुचि और विविधता के व्यवस्था से श्रम का चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरा साबित होता है, यह लोगों को भी आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने बताया है कि बहुविधि गीतों में सबका मान सम्मान होना चाहिए। यानी सबका मान बता रहे हैं कि सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी रक्षा के प्रति, अपने आप को रक्षा के प्रति एक सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवैध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। यानी कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण जो होता है उस तरह से उसका भाईचारा होना चाहिए, यानी पूरा एकदम अच्छे प्रकार से होना चाहिए। और इसी का नाम लोकतंत्र है। इसी का नाम भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र बताया है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, यानी एक शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि मिलजुल कर रहने की एक रीति है। यानी लोकतंत्र को सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपके लिए बहुत ही आपको सिखाती है कुछ। कहते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र में कोई शासन नहीं किया जा सकता है, यह क्या है बल्कि मिलजुल कर एक रीति है। यानी अगर से मिलजुल कर रहते हो तो इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपकी 8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको आप लोग आराम से लिखकर आराम से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के बेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियोज अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।